हेलो फ्रेंड्स, व्हाट्सअप। इस वीडियो में हम लोग इंडियन ज्योग्राफी की जो सीरीज चल रही थी उसमें 8वां टॉपिक देख रहे थे, जिसमें जलवायु में सबसे पहला टॉपिक हम लोगों ने मानसून, जो कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने देख लिया था। इस वीडियो में वर्षा एवं शीतकालीन वर्षा, जो कि 8वें टॉपिक का ही दूसरा टॉपिक है, इसका अध्ययन करेंगे। पिछले सभी वीडियो को देखने के लिए आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में जाकर के लिंक क्लिक करके उसे देख सकते हैं। और वीडियो अगर पसंद आए तो उसे लाइक कमेंट भी करें, जिससे जो है मुझे भी प्रोत्साहन मिलता रहे और मैं आगे इसकी सीरीज बनाता चला जाऊं। सब्सक्राइब भी कर दें, शेयर भी अपने फ्रेंड्स के साथ में करते रहें। आइए हम देखते हैं कि वर्षा एवं शीतकालीन वर्षा किस तरीके से जलवायु में प्रभावित करती है। ठीक है, ये किस तरीके से भारत में इसका प्रभाव हमें देखने को मिलता है। भारत में सामान्य रूप से जून से सितंबर तक हमें देखने को मिलती है वर्षा। ठीक है, जबकि संपूर्ण देश पर दक्षिणी पश्चिमी मानसून प्रभावी होती है। इस समय उत्तर पश्चिमी भारत में ग्रीष्म ऋतु में बना निम्न वायुदाब का क्षेत्र अधिक तीव्र एवं व्यवस्थित होता है। हमने पिछले वीडियो में इसकी चर्चा कर ली थी कि किस तरीके से निम्न वायुदाब का क्षेत्र कहाँ पर बनता है और साथ में ही उच्च वायुदाब का क्षेत्र किन रीजन में किस कारण से बनता है। ठीक है, तो उसमें जैसा कि हम उसको एक बार फिर से देख लेते हैं कि भारत के उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र यानी कि राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, इस वाले रीजन में उच्च तापमान हो जाता है जून से सितंबर के बीच में। ठीक है, जून से सितंबर के बीच में यहाँ पे उच्च तापमान हो जाता है और साथ में ही निम्न वायुदाब का क्षेत्र बनता है। और वहीं पे इसके अपोजिट हम देखें हिंद महासागर में, वहाँ पर उसकी अपेक्षा यहाँ पे निम्न तापमान है और उच्च वायुदाब का क्षेत्र बन जाता है। तो इस तरीके से हमारा हिंद महासागर में उच्च वायुदाब, निम्न तापमान, और वहीं पर उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र यानी कि जो राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, ये वाला जो रीजन है, यहाँ पे उच्च तापमान और निम्न वायुदाब का क्षेत्र बन जाता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने इसको पिछले वीडियो में देख लिया था और डिटेल में देखने के लिए पिछला वीडियो ही आपको देखना ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो हम इसमें आगे बढ़ते हैं। तो इस निम्न वायुदाब के कारण ही, जो कि उत्तरी पश्चिमी क्षेत्रों में बन गया है भारत के, उसके निम्न वायुदाब के कारण ही दक्षिणी पूर्वी सन्मार्गी हवाएं, जो कि दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा की ओर से भूमध्य रेखा को पार करती है। ठीक है, और भारत की ओर वो आकृष्ट होती है, यानी कि निम्न वायुदाब के कारण ही वो इधर मुड़ती है और इधर भारत में एंट्री करती है, प्रवेश करती है। ठीक है, दक्षिणी पूर्वी सन्मार्गी हवाएं आप देखते हैं, जैसा कि आप मैप में भी देख पा रहे हैं कि जब ये हवाएं चल रही होती हैं तो भारतीय प्रायद्वीप से लेकर के एक तो बंगाल की खाड़ी की तरफ यहाँ पर इस वाले रीजन में, और दूसरा अरब सागर वाले रीजन में, इस दोनों साइड में वो हवाएं दो भागों में बंट जाती हैं। तो इन दोनों भागों में रीजन में बंटने से अब दो तरफ इसका प्रभाव किस तरीके से पड़ रहा है वो अब हम देखेंगे। समुद्री भागों में आने के कारण आर्द्रता से परिपूर्ण ये पवनें अचानक भारतीय परिसंचरण से घिरकर दो शाखाओं में विभाजित हो जा रही हैं। एक शाखा तो इधर चली आई, एक शाखा यहाँ पे चली आई। अब एक यहाँ से एंट्री कर रही है, देखिए इस तरीके से, एक यहाँ से एंट्री कर रही है, एक जो यहाँ से दक्षिणी हिंद महासागर से हमारी बंगाल की खाड़ी की तरफ जो आ गई है, ये यहाँ से आर्द्रता ग्रहण करती है। आर्द्रता से परिपूर्ण ये पवनें अचानक भारतीय संचरण से घिर करके दो शाखाओं में विभाजित हो जाती हैं और प्रायद्वीपीय भारत की ओर तेजी से बढ़ती हैं। यहाँ पे देखिए एंट्री कर गई हैं ये सब हवाएं, और यहाँ पर हम देखेंगे पश्चिमी घाट पे वर्षा इसी वजह से सबसे ज़्यादा होता भी है। ठीक है, दक्षिणी पश्चिमी सन्मार्गी हवाओं की वजह से दक्षिणी पश्चिमी मानसून पवनें जब स्थलीय भागों में प्रवेश करती हैं तो प्रचंड गर्जन और त्वरित झंझावात हमें देखने को मिलता है और तीव्रता से घनघोर वर्षा भी होती है, प्रारंभ हो जाता है वर्षा ऋतु का। इस प्रकार पवनों का आगमन एवं उनसे होने वाली वर्षा को मानसून का फूटना या टूटना भी कहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इसे देख लिया। इन पवनों की गति की बात करें, इन पवनों की गति लगभग 30 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से होती है। ठीक है, और ये एक महीने के भीतर संपूर्ण देश में प्रभावी हो जाती हैं। मौसम विभाग के द्वारा 2014 के आंकड़े के अनुसार
बताया गया था कि दक्षिणी पश्चिमी मानसून से ही भारत की कुल वर्षा का लगभग कितना 90% से अधिक हिस्सा प्राप्त हो जाता है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून से 90% हिस्सा इसी से लगभग बारिश से ही हमें मिल जाता है। ठीक है, मानसून से ही। वर्षा ऋतु में देश के अधिकांश भाग में हवाओं की सामान्य प्रवाह की दिशा दक्षिणी पश्चिमी से उत्तर पूर्व की ओर होती है। अब ये हवाएं दक्षिण पश्चिम से लेकर के उत्तर पूर्व की ओर बढ़ना स्टार्ट कर गई हैं। देखिए यहाँ पे तो एंट्री हो गई एक तरीके से, हाँ, और फिर यहाँ पर जो उत्तरी क्षेत्रों में हम यहाँ पे हिमालय का रीजन देखेंगे और यहाँ से हवाएं मुड़ना स्टार्ट कर देती हैं उत्तर पूर्व की तरफ, जहाँ पर ये हमारा राजस्थान, ये पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, किसकी बात हम कर रहे थे यहाँ, क्योंकि यहाँ निम्न वायुदाब बना हुआ है। अब यहाँ पे सभी हवाएं वहाँ पे जा रही हैं। ठीक है, ये उत्तर पूर्व और गंगा के मैदान से दक्षिण पूर्व और पूर्व से प्रवाहित होती हैं। अब सभी हमारे देखिए जो यहाँ से एंट्री की हैं वो यहाँ से मुड़ करके यहाँ पे पहुँचेंगी और इस तरीके से सारी हवाएं उत्तर पूर्व की ओर बढ़ना स्टार्ट कर देती हैं। परंतु हिमालय की उपस्थिति के कारण उत्तर पूर्व और गंगा के मैदान में दक्षिण पूर्व और पूर्व से प्रवाहित होती हैं। भारत में सितंबर महीने से मानसून का प्रत्यावर्तन भी शुरू हो जाता है। अब सितंबर का महीना लग चुका है और यहाँ से जो जहाँ उच्च वायुदाब का क्षेत्र बना हुआ था, अब यहाँ से हवाएं फिर वापस हो गई हैं। अब ये देखिए किस तरीके से वापस होती हैं कि जब जो है वहाँ से वापस हो गई हैं, प्रत्यावर्तन शुरू हो रहा है हवाओं का दक्षिणी पश्चिमी मानसून से ही, जो हमने बात करी वही मानसून वापस प्रत्यावर्तन के समय सूर्य के दक्षिणायन होने के कारण अंतः उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र यानी कि ITCZ का दक्षिण की ओर खिसकना है। इससे पहले हमने चर्चा की थी इससे पिछले वीडियो में कि ITCZ जब उत्तर की ओर आगे बढ़ता है तभी जो है ये मानसून हमारे जो है इस रीजन में एंट्री करती हैं। अब जब मानसून लौट रहा है, क्यों लौट रहा है? क्योंकि ITCZ अब दक्षिण की ओर खिसक गया है। जब ITCZ दक्षिण की ओर खिसक गया, इसी क्रम में उत्तर पूर्व भारत से चलने वाली मानसून बंगाल की खाड़ी, अब यहाँ बंगाल की खाड़ी से यहाँ से आर्द्रता वो ग्रहण कर लेंगी हवाएं। जब आर्द्रता ग्रहण कर लेंगी और तमिलनाडु विशेषतः चेन्नई में जब एंट्री करेगी तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिश इसी प्रत्यावर्तन की वजह से ही इस क्षेत्र में बारिश होती है, जो कि 50 से 60% तक वर्षा इसी क्षेत्र की वजह से हो जाती है। कितनी? 50 से 60%। जो ये मानसून जब लौट रहा है तभी चेन्नई में बारिश हो रही है 50 से 60%। ठीक है, भारत में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला जो क्षेत्र है वो है पश्चिमी घाट, पूर्वी हिमालय तथा मेघालय। इन क्षेत्रों में 400 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा हो जाती है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून से इन क्षेत्रों में सर्वाधिक वर्षा होती है। भारत में अगर बात करें तो लगभग 1148 सेंटीमीटर वर्षा मौसिन राम मेघालय में जो है वहाँ पे बारिश हो जाती है। ये देश ही नहीं दुनिया में लगभग सबसे ज़्यादा बारिश यहाँ पर होती है। सबसे ज़्यादा बारिश होने वाला स्थान कौन सा? मौसिन राम मेघालय में जो कि है अवस्थित है। और वहीं पे हम देखते हैं कि भारत में सबसे कम वर्षा वाला जो स्थान है वो है लेह। वहाँ पे कितना? 9.20 सेंटीमीटर। यहाँ पर है 1148 सेंटीमीटर मौसिन राम में। वहीं पर लेह में कितना? 9.20 सेंटीमीटर वर्षा सबसे कम वर्षा होती है। अब हम देखें आम्र वर्षा जो है कर्नाटक एवं केरल से होने वाली मानसून पूर्व वर्षा फुहार है, जो कि हम कई बार ये पूछा भी जा चुका है कि आम्र वर्षा किसे कहते हैं। तो ये कर्नाटक को केरल से होने वाली मानसून पूर्व वर्षा की फुहार है, जो कि आम की फसल के लिए सबसे ज़्यादा लाभकारी होती है। यह वर्षा बंगाल की खाड़ी से उत्पन्न जो तूफानों के फलस्वरूप हमें अप्रैल माह में हम देखने को मिलती है। अप्रैल महीने में होती है वर्षा ये। इस वर्षा से आम की बौर जो होती है ना, आम के जो फल लगते हैं उसमें आम की बौरें पेड़ से टूट करके नहीं गिरती नहीं है, बल्कि उनकी फसलों पे एक तरीके से कहा जाए उनको और भी ज़्यादा मतलब खाद की आवश्यकता जो होती है, प्रोटीन और मतलब जो यूरिया की आवश्यकता होती है वो उसे मिल जाती है, जिससे जो है आम की फसल अच्छी हो जाती है। तो भारत की औसत राष्ट्रीय वर्षा की बात करें तो वो 110 सेंटीमीटर बारिश होती है। इस तरीके से हमारा ये टॉपिक भी वर्षा
खत्म हो गया। इसके अगले टॉपिक में हम लोगों ने देखना है शीतकालीन वर्षा। इसको हम यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच।